अगर राजनाथ सिंह के कार्यालय के पास ये जानकारी नहीं है तो ये सूचना वो फर्जी दे रहे थे, इसका मतलब है। मैंने गृह मंत्रालय से ये भी पूछा तो गृह मंत्रालय के पास इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं थी। पंडित नेहरू जो है सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, तो अब इसके भी कागज आपको दिखाना पड़ेगा। भाई कागज तो दिखाना पड़ेगा, इसके बाद आप इतनी बेशर्मी से सड़क से लेके सदन में झूठ आप नहीं बोल सकते। और जिन चीजों के दस्तावेज वो दे रहे हैं उससे उनकी पोल खुल जाती है और इसी वजह से वो बेचारे दस्तावेज देते नहीं है कि केंद्र सरकार का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें उन्होंने पूरी भर्ती कर रखी है, और ज्यादातर विभाग ऐसे हैं जिसमें 50% से अधिक जगह खाली है। एटॉमिक एनर्जी जैसा विभाग जो है वहां पे भी पद खाली है। तो ये युवा जो है रोजगार मांगने पर पीटा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लाखों पद जो है सरकारी विभागों में खाली है। आप जिस एटॉमिक एनर्जी विभाग की बात बता रहे हैं उसमें 28,000 जो है सिर्फ भरी गई हैं और बाकी सारी पोस्ट खाली हैं। जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जिन विभागों को लेकर के भारत की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, चाहे रक्षा विभाग हो चाहे एटॉमिक एनर्जी विभाग हो, वहां पर भी इन्होंने घालमेल कर रखा है। और जुमला तो ये भी था कि 2 करोड़ रोजगार जो है वो प्रति वर्ष दिया जाएंगे। दूसरी तरफ रक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में आधे से अधिक पद खाली हैं। इससे देश को कोई खतरा नहीं। अगर दुर्घटना हुई है राफेल के साथ तो उनके पायलटों का क्या हुआ? हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के वीर पायलट हैं, बहादुर जवान पायलट हैं, उन पायलटों का क्या हुआ? सवाल तो ये भी है। गांजा तस्करी करते भाई पकड़ा जाए तो ये भी राष्ट्रवाद है। आतंकवादी देश के साथ क्रिकेट खेलना ये भी राष्ट्रवाद है। बलात्कारी बाबाओं को पैरोल पे दे देना ये भी राष्ट्रवाद है। परंतु अगर आपने राफेल के टेल नंबर पूछ लिए कि राफेल की जो टेल नंबर है, ये राफेल विमान सर्विस में है या नहीं है, तो ये देशद्रोह हो गया। मतलब आप अफवाह उड़ाते रहे, अपने ही देश के नागरिकों को गुमराह करते रहे और पूरी दुनिया हंसती रही। भाई मान लीजिए अगर दुश्मन देश को पता भी चल जाए कि भारत के पास फला फला टेल नंबर के राफेल विमान है, तो उससे भारतीय सेना का क्या बिगाड़ लेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। जो है सावरकर जो है वो सुभाष चंद्र बोस से जो है इंस्पायर्ड थे। मैंने उस पर भी आरटीआई लगा कर पूछा तो उसके भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। ये अगर आज हम आपस में एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो ये भी नेहरू ने जो आधारशिला रखी। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट भारत में सूचना। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं देश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल गोपाल शुक्ला जी। नमस्कार कुणाल जी, स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन है, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और नमस्कार है। कुणाल जी, ये राफेल का नया मामला क्या है? ये राफेल टेल नंबर की कहानी क्या है जिस पर सवाल पूछने पर सरकार बिल्कुल चुप्पी साध लेती है? ऐसा क्या है टेल नंबर में राफेल की? आपने आरटीआई डाली थी। देखिए, मैं आज दिन की शुरुआत करूंगा कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ क्रिकेट खेलना राष्ट्रवाद है, लेकिन अगर एक आरटीआई एक्टिविस्ट ये पूछ लेता है कि अमुक अमुक राफेल विमान की जो टेल नंबर है वो राफेल विमान सर्विस में है या नहीं है, ये पूछना देशद्रोह हो गया है इस देश में। मतलब इस प्रकार से माहौल बना दिया गया है कि देखिए, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमने उन राफेल विमानों की पोजीशन नहीं पूछी, हमने उन राफेल विमानों की तैनाती नहीं पूछी कि वो कहाँ पे तैनात हैं, हमने उन राफेल विमानों के पायलटों का विवरण नहीं पूछा। परंतु ये तो देखिए इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर आई कि इस राफेल विमान का जो टेल नंबर के राफेल विमान हैं उनके ऊपर जो है दुर्घटना हुई या उन्हें गिराया गया, इस तरह की बातें इंटरनेशनल मीडिया में आई। शांग्रीला डायलॉग जो होता है सिंगापुर में, उसमें भारत के जो सैन्य अफसर हैं, सीडीएस हैं, वो मिस्टर अनिल चौहान वो जाकर बोलते हैं कि हाँ विमानों का नुकसान हुआ है। अब ये दो तरफा बातें होंगी। आप सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि ये विमान सर्विस में है या नहीं है, इसका जवाब भी देना अगर आप बोलते हैं कि देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात और क्या होगी? क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है कि भारत के पास इतनी संख्या में राफेल विमान हैं। फ्रांस फ्रांस की जो कंपनी है वो भी ट्रैक करती है राफेल विमानों के इंजन से, राफेल विमानों में जो सॉफ्टवेयर लगे हैं वो उनको दिखता रहता है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसके शेयरों की कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्यों गिरी, और जो चीन जो है
जो विमान बना रहा था उनके उसके शेयरों में उछाल क्यों आया? तो देखिए, एक टैक्स पेयर्स के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमको वास्तविक स्थिति जानने का हक है। और ये ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, अमेरिका में भी ऐसा नहीं होता, वहाँ पे भी सूचना का अधिकार लागू है, वहाँ पे भी लोग आरटीआई लगाते हैं। यूरोप के कई देशों में आरटीआई लागू है और वहाँ के नागरिक भी पूछते हैं, अपनी सरकारों से सवाल करते हैं, परंतु सवाल करने के चलते अगर नागरिकों को देशद्रोही कह दिया जाए और क्रिकेट खेलना जो है राष्ट्रवाद कह दिया जाए, तो इससे बड़ा हास्यास्पद, इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, टेल नंबर का मतलब, पर्टिकुलर टेल नंबर का मतलब, ये पर्टिकुलर राफेल का नंबर क्या है, मतलब उसकी पहचान की ही तो बात हो रही है, सिर्फ पहचान यही की तो ही पूछा बात था हो आपने? रही है। बिल्कुल, ओके। बिल्कुल, और वो तो पहचान सार्वजनिक है, वो इंटरनेशनल मीडिया में उन टेल नंबरों की बात हो रही थी, तो मैंने सिर्फ ये पूछा कि अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि एक नागरिक के हम्म, रूप में, एक पत्रकार के रूप में हमको तो ये भी जानना चाहिए कि अगर दुर्घटना हुई है राफेल के साथ, तो उनके पायलटों का क्या हुआ? हमारे देश के बिल्कुल। नागरिक हैं, हमारे देश के वीर पायलट हैं, बहादुर जाबाज पायलट हैं, उन पायलटों का क्या हुआ? सवाल तो ये भी है, इनके बारे में कोई बात कर नहीं रहा है। अच्छा, इतना अजब-गजब राष्ट्रवाद है कि मतलब गांजा तस्करी करते भाई पकड़ा जाए तो ये भी राष्ट्रवाद है, आतंकवादी देश के साथ क्रिकेट खेलना ये भी राष्ट्रवाद है। अगर आप याद करें तो मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने जो भारतीय महिला सैन्य अफसर है, उनके लिए कितने अपशब्द कहे, उनके लिए कितनी अभद्र बातें कही, वो मामला भी दब जाता है, तो ये भी राष्ट्रवाद है। बलात्कारी बाबाओं को पैरोल पे दे देना, ये भी राष्ट्रवाद है। परंतु अगर आपने राफेल के टेल नंबर पूछ लिए कि इन राफेल की जो टेल नंबर है, ये राफेल विमान कहाँ तैनात सर्विस में है या नहीं है, तो ये बस इतना ही देशद्रोह पूछा। हो गया। तो ये मतलब ये अजीब विडंबना है इस देश की अब ये। बिल्कुल विडंबना है। और जो आपने सोफिया कुरैशी वाला मामला बताया, उसमें सिर्फ ये नहीं हुआ कि उस मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, आप सोचिए कि काउंटर एक्शन हुआ। जिस हाई कोर्ट जज ने ये कह दिया कि इस मंत्री के खिलाफ एफआईआर करो, उस हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया ताकि वो सीनियोरिटी में पीछे चला जाए, और इसके बाद वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होकर ना पहुंचने पाई, उसको सजा दी गई। तो ये देखिए, एक प्रकार से इस तरीके का माहौल बना दिया गया है, हम नागरिकों से सच छुपाया जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, उस गोदी मीडिया पर कार्रवाई नहीं होती है जिसने स्टूडियो में बैठकर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मैंने इस पर भी आरटीआई लगाया था, इसका भी गोलमोल जवाब आया। मतलब आप अफवाह उड़ाते रहे, अपने ही देश के नागरिकों को गुमराह करते रहे और पूरी दुनिया हंसती रही। मतलब अगर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं बात। कराची बंदरगाह तबाह हो गया है, तो देखिए अब आजकल तो सैटेलाइट इमेज से सब चीजें पता चल जाती हैं। आजकल इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं से खबरों की तह खोद कर ले आता है, और आप यहाँ पर बैठ के, स्टूडियो में बैठ के, कराची, हम्म। लाहौर और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिए, कराची बंदरगाह को तबाह कर दिए, पाकिस्तानी जनरल के भाई को आप पकड़ के भारत ले आए, पाकिस्तानी बॉर्डर में अज्ञात बॉर्डर से भारतीय सेना अंदर घुस गई। तो ये कहना, ये बताना जो है वो राष्ट्रवाद है, झूठ बोलना राष्ट्रवाद है। और अगर एक नागरिक आरटीआई लगाकर यह जानना चाहे कि राफेल विमान सर्विस में है या नहीं है, यह देशद्रोह है। ये देशद्रोह है, बिल्कुल। और मुझे तो कुणाल जी एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है। बस आपने यही तो पूछा था कि फला फला टेल नंबर के विमान हैं, वो सर्विस में है कि नहीं, पर सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी चोरी पकड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और एक बात और मुझे नहीं समझ में आ रही कि राफेल के टेल नंबर से देश को खतरा कैसे है। भाई मान लीजिए अगर दुश्मन देश को पता भी चल जाए कि भारत के पास फला फला टेल नंबर के राफेल विमान है, तो उससे भारतीय सेना का क्या बिगाड़ लेगा? सवाल ही नहीं उठता। और देखिए, और सिर्फ इनको यह तो बताना था कि हाँ, ये राफेल विमान सर्विस में है, या ये कह दें ये राफेल विमान सर्विस में नहीं है। ये बताना देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, एकता के लिए कैसे खतरा हो गया, ये तो मतलब सोचना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। दाल ही काली है, बिल्कुल। और आपने ये वाली आरटीआई डाली थी, मतलब रक्षा मंत्रालय में एक और आरटीआई है आपकी, कल ही मैंने देखा उसको, रक्षा मंत्रालय में आपने एक और आरटीआई डाली जिसमें आपने राजनाथ सिंह के उस बयान के बारे में जानकारी मांगी जिसमें वो ये कह रहे थे, दावा ठोक रहे थे पूरे देश के सामने कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। अच्छा, ये हुआ ही 2 दिसंबर को उन्होंने भाषण दिया,
3 दिसंबर को आपने आरटीआई डाली और हफ्ते भर के अंदर उस आरटीआई के जवाब आ गया और उन्होंने कहा कि उनके पास ये जानकारी नहीं है। अगर राजनाथ सिंह के कार्यालय के पास ये जानकारी नहीं है तो ये सूचना वो फर्जी दे रहे थे, इसका मतलब। देखिए, अब इस अमृत काल में देश से सड़क से लेके सदन तक झूठ बोला जा रहा है। अगर आप बात याद करें, कुछ समय पहले हमने इस पर भी बात की थी कि किस प्रकार से एक प्रोपोगंडा फिल्म बनती है, द केरला स्टोरी, और उसमें बताया जाता है कि 30,000 जो है हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण कराकर उनको आतंकवादी बनाने गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में और भेजा जाता है। मैंने गृह मंत्रालय से ये भी पूछा तो गृह मंत्रालय के पास इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं थी। दूसरा, अगर आप आरटीआई याद करें तो मैंने रणदीप हुड्डा की एक फिल्म आई थी, एक प्रोपोगंडा फिल्म आई थी, उसमें रणदीप हुड्डा ने कह दिया कि जो है सावरकर जो है वो सुभाष चंद्र बोस से जो है इंस्पायर्ड थे। मैंने उस पर भी आरटीआई लगा कर पूछा तो उसके भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। जबकि सुभाष बाबू के जो परिवार है उन्होंने भी इस पर आपत्ति ली थी, जो है आधिकारिक आपत्ति बिल्कुल। मीडिया के सामने आके उन लोगों ने आपत्ति ली थी, अगर आप याद करें तो। वैसे ही हम्म। ये आरटीआई है, अगर आप देखें तो गुजरात में आपने कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री, मतलब जिनको मैं इतना सम्मान देता हूं और मैं ये ऐसा मानता हूं कि आज जो कुछ भी है, अगर आज हम आपस में एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो ये भी नेहरू ने जो आधारशिला रखी, अंग्रेजों ने तो बिल्कुल। इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस भूखे नंगे देश को उन्होंने जिस प्रगति के रास्ते पर आज यहाँ तक नेहरू की नीतियों के कारण आया, और आप ये कह रहे हैं कि पंडित नेहरू जो है सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, तो अब इसके भी जो है कागज आपको दिखाना पड़ेगा। भाई, आप खुद ही बोलते हैं कि कागज तो दिखाना पड़ेगा, दस्तावेज आप सभी हम्म। के मांग रहे हैं। एसआईआर में कागज नहीं होने के कारण सैकड़ों लाखों करोड़ों भारतीयों के नाम जो है कट रहे हैं। तो इसके भी जो राजनाथ सिंह जो कार्यालय था, जो उनका विभाग है, उसके पास इसके भी कोई दस्तावेज नहीं है। तो अच्छा, मैं कहता हूं ये हर बार की भी, अगर उस विभाग के पास दस्तावेज नहीं है तो उनको आरटीआई की धारा 6(3) के तहत जिस विभाग के पास दस्तावेज है वहां ये मेरा आवेदन अंतरित कर देना था। वो भी बिल्कुल। आपने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपने गोलमोल बात कर दी। अच्छा, अगर किसी किताब का रेफरेंस लेकर आप बातें कर रहे हैं तो उस किताब के रेफरेंस जिन्होंने दिया है तो उनके पास भी क्या कागज हैं? तो मतलब देखिए, कागज तो दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आप इतनी बेशर्मी से सड़क से लेके सदन में झूठ आप नहीं बोल सकते। दस्तावेज तो आपको हम्म। दिखाना पड़ेगा और हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो दस्तावेज इनसे मांगे, आरटीआई हम्म। लगाकर। जी। और जिन चीजों के दस्तावेज वो दे रहे हैं उससे उनकी पोल खुल जाती है और इसी वजह से वो बेचारे दस्तावेज देते नहीं है। आपने एक दस्तावेज मांगा नौकरियों को लेकर के कि मतलब केंद्र सरकार किस तरीके से वैकेंसी खाली है वहां पर अलग अलग विभागों में, और जो उसका डेटा है सामने, मैं वो पढ़ के बता सकता हूँ कि इतना खतरनाक डेटा है। आप सोचिए कि एक तरफ ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं और देश की सुरक्षा की बात करते हैं, और अगर आप देखें तो डिफेंस सेक्टर में मतलब लगभग 5,77,239 टोटल जगह हैं जो सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, और भरी गई हैं सिर्फ 3,33,000। और ऐसी पूरी फेहरिस्त है लंबी। कोई भी केंद्र आप समझिए कुणाल जी की जो जो आपने आरटीआई से जो आपने आंकड़ा पाया है वो ये बता रहा है कि केंद्र सरकार का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें उन्होंने पूरी भर्ती कर रखी है, और ज्यादातर विभाग ऐसे हैं जिसमें 50% से अधिक जगह खाली हैं। तो मेरे समझ में नहीं आता कि रोजगार कैसे, मतलब ये रोजगार को लेकर के क्या है इनकी रणनीति। रणनीति ये है कि युवा अगर सड़कों पे रोजगार मांगने निकल रहा है तो उसको पुलिसिया डंडों से पीटा जा रहा है। अगर आप देखेंगे, युवा अगर हम्म। रोजगार मांगने निकल रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि तुम पकोड़े का ठेला लगाओ। और वहीं पे ये इतनी महत्वपूर्ण आरटीआई है, इस पे वाकई हम्म। बात करना चाहिए। और मैं पुनः लखनऊ पोस्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरटीआई को अपने चैनल के माध्यम से इसको स्थान दिया है। अगर आप देखेंगे कि इसमें एटॉमिक एनर्जी जैसा विभाग जो है वहां पे भी पद खाली हैं। तो ये इसे तो मैं देश का दुर्भाग्य कहूंगा कि युवा जो है रोजगार मांगने पर पीटा जा रहा है, वहीं दूसरी दूसरी तरफ लाखों पद जो है सरकारी विभागों में खाली हैं। ये तो सिर्फ आपको मैंने शायद एक ही पन्ना शायद मैंने उपलब्ध कराया है। जी जी ऐसे जी। कुल 80 सरकारी विभाग हैं
जहां की पूरी लिस्ट है कि वहां पे कितने पद स्वीकृत हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने पदों में वैकेंसी खाली है। तो देखेंगे आप, सैकड़ों, हजारों, लाखों पद जो है विभिन्न सरकारी विभागों में केंद्र सरकार के खाली रह जाते हैं और इस अमृत काल में बेरोजगार युवाओं को सड़कों पर पीटा जाता है। बिल्कुल, आप जिस एटॉमिक एनर्जी विभाग की बात बता रहे हैं उसमें लगभग 36,000 सैंक्शन पोस्ट हैं और उसमें से 28,000 जो हैं सिर्फ भरी गई हैं और बाकी सारी पोस्ट खाली हैं। ये हालत है। मतलब जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जिन विभागों को लेकर के भारत की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, चाहे रक्षा विभाग हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी विभाग हो, वहां पर भी इन्होंने घालमेल कर रखा है, वहां पर भी जगह खाली कर रखी है। और जुमला तो ये भी था कि 2 करोड़ रोजगार जो है वो प्रति वर्ष दिया जाएंगे। 2014 के चुनाव में ये बहुत बड़ा एक चुनावी वायदा था। हर किसी भारतीय हम्म, को 15 लाख दिए जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा चुनावी वायदा था। और दूसरी तरफ स्विस बैंक में अगर काला धन कई गुना बढ़ जाता है तो ये देश की जनता ही नहीं, देश के मेहनत कर मजदूर किसानों के साथ भी धोखा है। बिल्कुल सही बात है। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन केंद्र सरकार अपनी ही वैकेंसी भरने को तैयार नहीं। सोचिए, कोई भी तैयार ऐसा नहीं। विभाग नहीं जहां मोदी सरकार ने सभी पदों को भर दिया हो। और एक तरफ तो वो कहते हैं कि राफेल का टेल नंबर नहीं देंगे हम, और ये बताएंगे नहीं कि राफेल के किस टेल नंबर का राफेल विमान सर्विस में है कि नहीं, क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। दूसरी तरफ रक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में आधे से अधिक पद खाली हैं। इससे देश को कोई खाली, खतरा नहीं। इससे देश को कोई खतरा नहीं। कोई खतरा नहीं। बिल्कुल। ठीक है कुणाल जी, इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं और बिल्कुल, आपसे बहुत बहुत बातचीत। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा पुनः नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कुणाल।